नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्क्रीन पे देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि आज किसकी बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं 65th बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के जो आज एग्जाम हुआ है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इसी को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश हमारी हद तक होगी क्या वाकई में मेंस आसानी से पास किया जा सकता है। आप क्वेश्चन देखिएगा तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि वाकई में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ प्रीलिम्स में है, मेंस में कोई तरीके की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, आइए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात जरूर मैं बताता हूं, मैं भी किसी जमाने में एज ए स्टूडेंट रहा था, आज टीचर हूं, किसी जमाने में स्टूडेंट था। तो हमारी साथ भी यही होती थी, कोई बात नहीं, आज नहीं कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे। अरे नहीं, रुको, रियली बता रहा हूं, दिल से बता, रुको। जिस वक्त जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन अगर उस वक्त देख लोगे तो दिमाग में पूरी तरीके से छप जाएगा। हमारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है कि हम सोचते हैं चलो बाद में देख लेंगे, तो बाद में इस क्वेश्चन की वैल्यू खत्म हो जाती है। इस वक्त ये क्वेश्चन आपके दिमाग में इस तरीके से टाइप होगा, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा कि जब तक आप सिलेक्शन नहीं लोगे तब तक इसके एक एक वर्ड आपके दिमाग में याद रहेगा। और ये साइंटिफिक है, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, लेकिन मुझे जो करना है मैं आपको कह देता हूं। आइए इसके कुछ इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। टाइम जो है टोटल 3 घंटे है, ध्यान रखिएगा, 3 घंटे टाइम है और नंबर जो है 300 नंबर के हैं। थोड़ा सा ये धुंधला है, आगे क्लियर है ना। अब इसके अंदर जो है इंस्ट्रक्शन वो मैं बताता हूं। सभी पूर्णांक सामने ही लिखा हुआ है। खंड 1 और खंड 2 प्रत्येक से जो है 3 प्रश्न ही आपको बनाना है और सॉरी, और जो तीसरा खंड है उससे सिर्फ 2 प्रश्न ही बनाना है। साइंस टेक्नोलॉजी, जिसको मैं अपनी संस्था श्योर सक्सेस ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में होंगे और दिख नहीं रहा होगा लेकिन जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा। हिंदी माध्यम में अगर किसी तरीके की कोई त्रुटि होगी तो इंग्लिश को देख के उसे मान्य होगा। इसके साथ साथ में सभी प्रश्न विभिन्न भागों से अनिवार्य करना एकदम रखा गया है। इसके साथ में सभी प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं। चलिए आते हैं सेक्शन 1 में। अब क्लियर आ रहा है। इंग्लिश वाला आप लोग देख लीजिए, हिंदी वाला हम आपको बताते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूर्णांक 38 नंबर है। क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिए। कितना आसान है, मौलिक अधिकार से बताना है, बस यही आपको प्रूफ करना है। और दोनों तरीके से प्रूफ करना कि संविधान जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार के बारे में जानना है। सबसे पहले यहां आंसर लिखने से पहले आपको संविधान के बारे में समझना होगा। जब संविधान को आप बता दीजिएगा उसके बाद इसके मौलिक अधिकार क्या है इसको समझाइएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट टर्म में लास्ट आंसर लिखना होगा कि क्या मौलिक अधिकार जो दिया गया है संविधान से और वो सही में दिया गया है और फिर दूसरे हाथ से इन्हें वापस ले लिया गया है, क्या ये है, तो इसको प्रूफ करके बता देना, हो गया काम खत्म। और 38 नंबर ले जाइए। क्लियर है दोस्तों। एक बात मैं बता दूं, अभी तो बस कंप्लीटली ऐसे करके कर रहा हूं क्योंकि अभी इंटरव्यू भी लेना है और टाइम भी अभी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि GS 1 और GS 2 को सामने बोर्ड पे आके इसके हर एक क्वेश्चन की चर्चा करूं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो 2 वीडियो यहां से बनाऊंगा। एक वीडियो बनाऊंगा GS 1 GS 2 में किस तरीके के क्वेश्चन आए और इसके आंसर किस फॉर्मेट में बनना चाहिए था, जिससे 38 में कम से कम 30 आना चाहिए था, ये बताऊंगा। और एक जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सिर्फ ऑप्शनल पेपर जो मेरा हिस्ट्री है, मैं अपनी संस्था में हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो उस पे आपको बनाऊंगा। ऐसे तो दे दूंगा, जितने भी पेपर आते जाएंगे ऑप्शनल सारे के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन हिस्ट्री का डिटेलिंग बताऊंगा कि आखिर क्वेश्चन कहां से आया है, क्यों ये चर्चा में था, क्या ये संभावना थी आने की, वो जो है हिस्ट्री में बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कितना आसान है। अब कहिएगा सुजीत सर हर जो भी क्वेश्चन है सब में आप आसान आसान बोलते हो। आसान है ही तो मैं बोलूं क्या? अगर मुश्किल रहेगा तो मैं खुद ही बोल दूंगा मुश्किल है। भारतीय संसद जो है गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, बस इसी को क्या करना है, प्रूफ कर देना है, समीक्षा कर देना है और 38 नंबर उठा के लेके चले जाना है। क्लियर। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था
राष्ट्रोन्मुख ना होकर व्यक्ति उन्मुख है, यानी कि भारतीय जो राजनीतिक है उसके अंदर जो दलीय व्यवस्था है, जो दलीय व्यवस्था हो गया, दल की व्यवस्था, दल मतलब क्या है, बहुत तरीके के दल होते हैं, जो दलीय व्यवस्था है वो राष्ट्रोन्मुखी ना होकर एक व्यक्ति उन्मुख हो गई है। तो इस कथन को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में आप स्पष्ट कीजिए, यानी कि इस कथन को जो है, अब ये तो पहले कथन कर दीजिएगा, इसको आपको प्रूफ करके बताना होगा कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो दलीय व्यवस्था है वो राष्ट्रोन्मुखी नहीं है बल्कि वो व्यक्ति उन्मुखी हो गई है। अब इस कथन को बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना होगा और किसी दूसरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में नहीं बताना होगा। बताइए कितना आसान है, आराम से तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको बन जाएगा, 38 नंबर के हैं। बताइए क्या पॉलिटी में जान है? आप ही बताइए, आप खुद ही फील कीजिए, कितना आसान क्वेश्चन दे दिया है। जो समस्या हमारी है सिर्फ प्रीलिम्स में है, मेंस में कोई समस्या नहीं है। आते हैं आगे, तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीन के तीनों क्वेश्चन बन गए, चार जो ऑप्शन है, अगर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ई शासन से आप क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। कितना आसान है, टेक्नोलॉजी से। इलेक्ट्रॉनिक शासन जो है उसको समझा देना है और यह बता देना है कि ई शासन अगर लागू बिहार में कर दी जाए तो बिहार की स्थिति कैसी होगी, इसी को वर्णन करके बता देना। चारों के चारों क्वेश्चन इजी हैं। क्लियर हो रहा है ना? आइए सेक्शन 2 में चलते हैं। सेक्शन 2 क्या कहता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हिंदी वाला टर्म को देखते हैं। भारतीय कृषि में 1991 की समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्ति की व्याख्या कीजिए। यानी कि भारतीय जो कृषि है उसमें 1991 में, 1991 चले जाइए, यानी आज से सीधा कितने साल पीछे चले जाइएगा बताइए। यानी कि आज से सीधा 9 साल पीछे चले जाइए तो वहां पे समृद्धि और उत्पादकता प्रवृत्ति की व्याख्या करना है। क्लियर हो रहा है ना? अब यहां से इसको समझने की कोशिश कीजिए क्या है। सॉरी 19 साल, गलती हो गई, 19 साल बस, सॉरी 19 साल। अब यहां पे क्या है, बिहार के कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। अब क्या है, देखिए ये सिंपल क्वेश्चन जो आया भारतीय कृषि से है। 1991 इकोनॉमी वाला टर्म चल रहा है। 1991 की जो समृद्धि में उत्पादकता थी उसकी प्रवृत्ति की व्याख्या कर रहा हूं 1991 में, और उसी चीज को बिहार में कृषि उत्पादकता और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक उपाय क्या किए जाने चाहिए उसी की आपको समीक्षा करनी है। यह 38 नंबर का है। अब आप समझ लीजिए कि कितना बेहतरीन तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, छठा नंबर। भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए और इस संबंध में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल है, बहुत आसान है कि भारत में आर्थिक सुधार, क्लियर है? वो क्वेश्चन कितना इजी है। भारत के आर्थिक सुधार के बाद के काल में, चलिए अब आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में तीव्र आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं क्या है और इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। सिंपल सा है कि जो तीव्र आर्थिक विकास में जो मुख्य बाधाएं हैं बिहार में, इसको क्या करना है, इसकी बाधाओं को क्या करना है, दूर किया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, बहुत ऐसी बाधाएं, उसी के बारे में लिखना बिल्कुल ईजी है। 8 के बाद आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको समझते हैं। अब देखिए भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया गया, क्लियर है ना? मेक इन इंडिया जो है मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका का उदाहरण विस्तार कीजिए। एकदम इजी है। मेक इन इंडिया जो है मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें यही था कि विदेशी को हटाओ और स्वदेशी को अपनाओ, और अगर स्वदेशी को अपनाओगे तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि टेक्नोलॉजी को आपको हाईटेक करना होगा, और इस टेक्नोलॉजी को हाईटेक करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी को महत्व देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक विज्ञान प्रौद्योगिकी नहीं लगेगा तब तक वो सफल नहीं होगा। आज कोई भी देश, कोई भी राज्य, कोई भी स्टेट अगर डेवलप है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो टेक्नोलॉजी का होता है। आप जापान की उदाहरण ले लीजिए, क्या उसके पास संसाधन ज्यादा है, क्या उसके पास क्षेत्र ज्यादा है, क्या उसके पास लोग ज्यादा हैं? नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर फील्ड में एक्सपर्ट है, सबसे अधिक है। इसका वजह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यहां भी मेक इन इंडिया में विज्ञान प्रौद्योगिकी को जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक यह स्वदेशी आंदोलन नहीं बन सकता है। क्लियर है?
चलिए, अगर आप इसको चाहते हैं डिटेल से, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इसका सामने बोर्ड पे आके सारे क्वेश्चन को डिटेल से आपको समझाएंगे। वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं जो कि है बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन, घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों के लिए प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहते हैं। सिंपल सा एक चीज आपको बताते हैं, बाकी एकदम इजी क्वेश्चन है। बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या करना है? कम करना है। इसके लिए जो है वैज्ञानिक प्रयास करना है। इसके लिए सिंपल सी बात है, एकदम आसान काम है। टेक्नोलॉजी का क्या करना है? यूज करना है। तो सीधी सी बात है, आपको बताना होगा हर जगह जो है इसका, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे लाउड स्पीकर पे अनाउंस करना हो, उससे किया जा सकता है। स्वास्थ्य जोखिम के लिए आजकल जो है आसानी से जो है अपने घर में बैठ के ही टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है आसानी से क्या करते हैं, किसी दूर देश में या फिर शहर में कोई डॉक्टर अच्छे हैं तो वहां से जो है मेडिसिन कर सकते हैं। ये तो हुआ टेलीमेडिसिन। सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, डिटेल से बता दूंगा। घटते हुए प्राकृतिक संसाधन, जिस तरीके से प्राकृतिक संसाधन घट रहा है, इसको रोकने के लिए सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का काम आएगा, तभी ये टेक्नोलॉजी रुक सकती है। और साथ साथ में है कृषि भूमि का क्षेत्र भी धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कृषि भूमि छोटी हो जा रही है। ऐसे कंडीशन में जो है आप क्या है टेक्नोलॉजी में क्या कर सकते? बीटी बैगन, बीटी फसल को यूज कीजिए, दूसरा तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है। साथ साथ में आजकल जो है मिट्टी का भी उपयोग कम होने लगा है। आजकल गार्डन बना दिया जाता है बिना मिट्टी के ही। तो ये सारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अभी नहीं बता सकते क्योंकि फिर ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको देखने में मजा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर। बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। एकदम देखिए, जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन क्या है? व्यवहारिक पक्ष पे है, टेक्नोलॉजी पक्ष पे कुछ भी नहीं है। बस कुछ टेक्नोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेक्नोलॉजी से यूज किया जाए तो क्या काम करता है। सारा चीज व्यवहारिकता से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा। बिहार लगातार बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदा का सामना करता रहता है और इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर प्रायोगिक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना होगा कि बाढ़ और सूखे की जो समस्याएं बनती जा रही है बिहार में, इसको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे समाधान कर सकते हैं। बताइए कितना इजी है। बाढ़ आया था, क्वेश्चन लगा के जोड़ दिया। अब 12 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, आज का लास्ट क्वेश्चन बस एक बार समझ लीजिए क्योंकि टाइम हो गया है इंटरव्यू लेना, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता देते हैं। कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने के तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, एक बार नहीं कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन हमने दिया हूं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे तो आपको देखे होंगे कि धीरे धीरे स्थिति क्या है, बदलती जा रही है। हमारी जो बुक थी उसमें भी इसको डिटेल से चर्चा किए हैं और कोविड ऐसे भी चर्चा में था, आप लोग भी समझ रहे थे। बड़ा आसान है और इसको आसानी से जितना चाहे उतने पेज में लिख सकते हैं, लेकिन लिमिटेड है क्योंकि 36 नंबर का है तो कम से कम 400 शब्द से ज्यादा आप लिख नहीं सकते। तो दोस्तों आज का जो है वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब जो ऑप्शन आएगा उसके क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे, लेकिन एक बात जाते जाते जरूर कहूंगा, ये वीडियो कैसा लग रहा है बताइए। अगर आप इसको वीडियो के थ्रू एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पे आप एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा जैसे ही मौका मिलेगा। थैंक यू, नमस्कार।